गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्या लर्निंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सीटेट 2020 में मैंने हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम आप लोगों को बताए थे। अब उन महत्वपूर्ण नियमों को जो विगत वर्ष के प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 2014-15 से लेकर के 19 तक के, तो उन जो विगत वर्षों में पेपर में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, अब उन प्रश्नों के हम जब हल करेंगे तो उन नियमों का कैसे हम प्रयोग करके हल करते हैं, हम उसकी चर्चा कहीं ना कहीं आपको करके बताएंगे। तो देखेंगे कि जो हमने नियम बताया है, क्या उसका प्रयोग करने से हम सही ढंग से प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं पिछले वर्ष के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल करके आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे उचित सही विकल्प चुनिए। जब भी आपका पेडागोजी का संबंधित प्रश्न का निर्माण किया जाता है या पूछा जाता है, तो वहाँ पे एक निर्देश दिया रहता है और जस्ट उसी के नीचे से कहीं ना कहीं आपके पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपके भाषा के हो चाहे अन्य, जैसे आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र या पर्यावरण शिक्षण या फिर कह लीजिए गणित शिक्षण से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश में लिखा रहता है कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए या सबसे सही या सही सबसे कह लीजिए महत्वपूर्ण विकल्प का चुनाव करिए, और जस्ट उसी के नीचे से आपके पेडागोजी से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे 16वें से प्रश्न निर्माण किया गया था जो मैं लिया हूँ प्रश्न। तो प्रश्न में पूछा है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव सेंस का प्रश्न है। ठीक, उसमें जो एक्टिविटी दिया हुआ है, पहला एक्टिविटीज़ है कि भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बच्चों, मैं जब नियम बता रहा था तो आपको बताया था कि कहीं न कहीं जो बच्चों को सीखने सिखाने के लिए जब प्रक्रिया टीचर अपनाता है तो उसके सामने समस्या नहीं आती है बल्कि चुनौतियाँ आती हैं। और कोई भी भाषा सीखने के लिए कभी भी कह लीजिए कि चुनौती नहीं होती है, समस्या नहीं उत्पन्न करती है। क्योंकि जब बच्चा भी कोई भी भाषा लेकर के आता है, क्योंकि वो भाषा का जो अर्जन करता है या जो अधिगम करता है वो तमाम जगहों से करता है। वो परिवार से भी करता है, विद्यालय से भी करता है, अपने समूह से भी करता है, कहीं ना कहीं सीखता है, या फिर कह लीजिए समाज से भी सीखता है। तो समाज जब विविध प्रकार की वो भाषा लेकर के आता है तो उसके लिए हम समस्या खड़ी नहीं करती है, बल्कि जो चीज़ें होती हैं वो आसानी पूर्वक भाषा का अर्जन करता है या अधिगम करता है। तो उसके लिए चुनौती हो सकती है, समस्या नहीं हो सकती। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। बहुत अच्छा कहीं ना कहीं एक्टिविटी है, क्योंकि जो हमारे बहुत से भाषा होते हैं वो बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती हैं। क्योंकि जो बहुभाषिकता होती है, जब टीचर भी बहुत ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता है, बच्चे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, तो उसको सीखने में अधिगम करने में कहीं ना कहीं आसानी होती है। क्योंकि हमारा जो मोटिव होता है बच्चों को प्रतिभाशाली और भाषा का अधिगम कराना, या फिर कह लीजिए कि भाषा का विकास कराना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कराना। तो जो बहुत सी ऐसी भाषाएं होती हैं जो बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। अस्मिता मीन्स ये होता है कि जो चीज़ किसी चीज़ के निर्माण के लिए बनाई गई है वो उसी को कार्य को करे। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि एक अगर सुई बनाई गई है तो सुई का जो कार्य होता है वो सिलना होता है। और अगर हम सुई को आँख से खुजाएंगे या सुई को लेकर के आँख खुजाना अगर चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अस्मिता के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। या फिर कर लीजिए ये एक मार्कर है, मार्कर को हम दीवार पे चलाएं तो मार्कर के अस्मिता के साथ कहीं ना कहीं हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आशय है तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी मानी जाएगी। ठीक है, तीसरा जो है भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। देखिए, जब भी भाषाओं का कहीं ना कहीं समूह में या फिर एकत्रित होकर के जब संवाद कराया जाता है तो बच्चे बहुत अधिक तत्परता के साथ सीखते हैं। ये भी अच्छी एक्टिविटी है। भाषागत विविधता एक समस्या है। अब देखिए, कभी भी मैंने बताया कि भाषा सीखने में या भाषा जो होता है वो दूसरे भाषा को सीखने में कहीं ना कहीं समस्या नहीं खड़ा करता है। तो यहाँ नेगेटिव सेंस का प्रश्न है, कह रहा नहीं है ना। तो सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वही डी आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी सब अच्छी एक्टिविटी है। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो कम या सही नहीं है, वो ये आपका डी है। क्योंकि कह रहा है भाषागत विविधता एक समस्या है। समस्या नहीं होती है बल्कि चुनौती होती है। ठीक,
अगर मैं यहाँ पे प्रश्न में नहीं हटा दूँ और पूछूं कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो देखिए सही जो होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुभाषिकता, यहाँ पे बहुभाषिकता के द्वारा कहीं ना कहीं बच्चे की अस्मिता का निर्माण किया जा रहा है और सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को सबसे ज़्यादा अधिगम यहाँ से होगा। ठीक, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि जब कहीं ना कहीं बच्चा मातृभाषा लेकर के स्कूल में या विद्यालय में आता है, तो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी उसकी मातृभाषा का प्रयोग करके सिखाना चाहिए। जो कलेवर होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, जो विषय वस्तु होता है, कहीं ना कहीं उसके मातृभाषा में ही बनाए जाते हैं, उनको मातृभाषा का सहयोग करके ही सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन है, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएं। लक्ष्य भाषा जो मातृभाषा के साथ जो हम दूसरा भाषा सिखाते हैं, दूसरा भाषा कोई भी हो सकता है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, उसके प्रयोग कराने से कहीं ना कहीं जब बच्चे को क्या कराना है, बच्चे को हमें प्रतिभाशाली बनाना है, बच्चे को हमें सृजनशील बनाना है, बच्चे को हमें भाषा का डेवलपमेंट कराना है। वो तभी हो सकता है जब हम उसके लक्ष्य भाषा का प्रयोग करके बच्चे को सिखाएंगे, तब कहीं ना कहीं वो सरल, सहज और स्वाभाविक तरीके से सीख पाएगा। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। फिर उसके बाद देखते हैं, उसे डांटेंगे कि वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग न करे। देखिए कभी भी हम बच्चे को डांटते नहीं हैं, क्योंकि हमारा एनसीएफ 2005 भी कहता है कि हम बच्चे को डांट फटकार या फिर कह लीजिए कि उसको दंडित नहीं कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद है, उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। सिर्फ किसी एक शब्द विशेष के बारे में बता देने से बच्चे के अंदर भाषा का डेवलपमेंट नहीं होगा, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, बच्चा का भाषा का विकास नहीं कर सकता है। तो किसी एक शब्द विशेष के बताने से कुछ ऐसा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है, उसे बताएंगे कि यह शब्द गलत है। देखिए सिर्फ शब्द बता देने से कि ये शब्द गलत है, इसका प्रयोग कहाँ कैसे करना है, ये अगर नहीं बताना है तो नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। जो सबसे अच्छी एक्टिविटी मानी जाएगी पॉजिटिव सेंस के लिए वो ये है, क्योंकि हम बच्चे को लक्ष्य भाषा के रूप में, जो दूसरी भाषा है उसके रूप में अगर सिखा रहे हैं, तो बच्चा सहज स्वाभाविक तरीके से अधिक सीखता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप पेडागॉजी अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो प्रश्न कुछ भी हो, प्रश्न मत पढ़िए आप। ठीक है, डायरेक्ट आंसर देने का प्रयास करिए, एक्टिविटीज को पढ़िए। देखिए पहला कह रहा है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि कभी भी बच्चे को पाठ्य पुस्तक सिर्फ याद कराना या फिर पाठ्य पुस्तक की सहायता से उनको बताना, शब्दकोश में विस्तार करना, कहीं ना कहीं ये टीचर का मोटिव नहीं होता है। और पाठ्यपुस्तक जो होता है वो टीचर और बच्चों के लिए एक सहायक सामग्री का काम करता है, और वो सहायक सामग्री के आधार पर ही हम बच्चों का कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। सिर्फ और सिर्फ मानक भाषा वो भाषा होती है जो एक ही भाषा बोली जाती है। तो हम सिर्फ एक भाषा बोल करके या बातचीत करके बच्चों को कहीं ना कहीं भाषा का डेवलपमेंट नहीं करा सकते, कम्युनिकेशन नहीं करा सकते। ठीक है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं हम विभिन्न तरीके से, अनेक तरीके से, अनेक अवसर दे करके बच्चे को जब सिखाएंगे तो अधिक सीखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ये नेक्स्ट पढ़ते हैं, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। देखिए ये जो ऑप्शन कह रहा है वो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है। समावेशी शिक्षा में मैंने एक शब्द में बताया था कि सबका साथ सबका विकास ना। ये जो भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पे बच्चे को, किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए, तो ये कह रहा है कहीं ना कहीं समावेशी की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि चाहे बच्चा सृजनात्मक हो, रचनात्मक हो, प्रतिभाशाली हो या पिछड़े बालक हो, मंदित मना हो, अपराधी किस्म का बालक हो, चाहे शारीरिक मानसिक रूप से कहीं ना कहीं ग्रसित ही हो, हमें सभी बच्चों को एक साथ ले जा करके पढ़ाना है, सिखाना है, उनका अधिगम का विकास कराना है, भाषा का विकास कराना है कहीं ना कहीं। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद देखते हैं, बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। सिर्फ परीक्षाएं लेने से कहीं ना कहीं बच्चा
उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। जो परीक्षाएं ली जाती हैं वो इसलिए ली जाती हैं कि बच्चे की कहाँ कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का टीचर कैसे मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कराई जाती है। इसमें से जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, पर एक बार उसको उत्तर को देख लेते हैं, अरे सॉरी प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए, सबको साथ में लेकर के चला जाए, सबको आगे कहीं ना कहीं भाषा का डेवलपमेंट किया जाए। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप पेडागॉजी को समझ चुके हैं तो प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न आप मत पढ़िए। इसके एक्टिविटीज़ को देखिए कि एक्टिविटी में क्या कह रहा है। पहला कह रहा है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। देखिए मैं बार बार पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कभी भी एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते टीचर का ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों को क्या कराना, किताबी ज्ञान देना या फिर उसको कुछ चीज़ें याद कराना, उसको किताब पढ़ाना मोटिव नहीं होता है। कहीं ना कहीं मोटिव जो होता है टीचर्स का वो ये होता है कि बच्चे को अधिगम कैसे कराया जाए, भाषा का अधिगम कैसे कराया जाए, भाषा का विकास कैसे कराया जाए, बच्चे को कैसे प्रतिभाशाली बनाया जाए, ये मोटिव होता है। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट किया जाए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भाषा की। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, या कह लीजिए कि ये एक्टिविटी टीचर्स को करवानी ही नहीं होती है। ठीक, भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना। यांत्रिक अभ्यास का मतलब सिर्फ मशीनों के द्वारा बच्चों को पढ़ाना। अगर सिर्फ आर्टिफिशियल अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की वहाँ पे सहभागिता बहुत कम हो जाती है। अगर सिर्फ हम यंत्रों के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा वो वहाँ पे सक्रिय नहीं होगा। जब सक्रिय नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाएगा। और टीचर वहाँ पे सीखता है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की सहभागिता सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पर बच्चा क्रियाशील होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है सही साहित्यिक विधाओं का लेखन की कुशलता विकसित करना। सिर्फ बच्चे के अंदर लेखन की कुशलता डेवलपमेंट करने से बच्चा डेवलपमेंट भाषा का अधिगम नहीं होगा। बच्चा कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति में कुशलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये ऑप्शन तब बहुत अच्छा माना जाता, या एक्टिविटी बहुत अच्छी मानी जाती, जब इसमें हम क्या कहते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ना सीख जाए ना, लिखना सीख जाए, लेखन तो है ही, दिया ही है, लिखना सीख जाए, और कहीं ना कहीं सांकेतिक अभिव्यक्ति करना सीख जाए, सांकेतिक अभिव्यक्ति करना सीख जाए। तब ना अपने बच्चों को बच्चा कहीं ना कहीं अपनी बातों को दूसरे तक रख सकता है, उसको पढ़ सकता है, लिख भी सकता है, और कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से उसको प्रकट भी कर सकता है। या कह लीजिए कि बच्चा जब मौखिक रूप से और लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से जब कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रस्तुत करना सीख जाता है, तब हम ये कहते हैं कि बच्चा भाषा का अधिगम सही ढंग से कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है, लेखन कुशलता। सिर्फ लेखन कुशलता करने से बच्चा का हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करा सकते, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं करा सकते। तो ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। अगर ये चीज़ें जुड़ी होती तो शायद बहुत अच्छी चीज़ एक्टिविटी मानी जाती। उसके बाद है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बारीकी मतलब नियमबद्ध तरीके से जो बच्चे को हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बारे में भी हम उनको समझाएं, बताएं। सौंदर्य बोध के अंतर्गत मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं बच्चों को नाटक या फिर कह लीजिए कि साहित्य की चीज़ें या फिर आत्मकथा, जीवनी से संबंधित बहुत चीज़ों को करवाते हैं। उसमें जैसे अगर हम कहें कि नाटक बच्चे से करवा रहे हैं तो उसमें हम कोई ना कोई बच्चों को किरदार देते हैं, जैसे राम श्याम टोनू मोनू, ऐसे बहुत सारे किरदार दे देते हैं जो बच्चा उस चीज़ को कहीं ना कहीं हूबहू अपने में उतार करके उसको प्रस्तुत करता है। और कहीं ना कहीं वो जब अपने में आत्मसात करता है तो वो अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है, कम्युनिकेशन भी करता है। तो उसकी तार्किक क्षमता, और कहीं आप देखे होंगे कि तार्किक क्षमता के साथ साथ उसको समझ आती है और चिंतन भी बढ़ता है उसका। तो ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं होता है, तब बच्चे का भाषाई विकास और प्रतिभाशाली बच्चा बनता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा कि सबसे अच्छा जो उद्देश्य माना जाएगा भाषा शिक्षण का, वो डी ऑप्शन होगा कि बच्चे को भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को समझने का क्षमता डेवलपमेंट करे। मैंने बताया था जहाँ पे क्षमता आ जाए, दक्षता आ जाए, या फिर कह लीजिए कि योग्यता आ जाए, जहाँ पर बच्चे को यहाँ पे क्षमता, दक्षता, योग्यता विकसित की जा रही हो, जो जोर दिया जा रहा वो ऑप्शन हमेशा सही माना जाएगा या हमेशा करेक्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कह दें कि यहीं पे उच्च प्राथमिक स्तर पर
भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है अगर कहा जाए, इसी में इस प्रश्न में हम क्या लगा दें, अगर नहीं लगा दें तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, वो नहीं होता है इसलिए क्योंकि हमको जो टीचर होने के नाते एक्टिविटी नहीं कराना होता है, वो ये नहीं कराना होता है कि बच्चे को हमें कंठस्थ कोई चीज़ याद रटवाना चीज़ें नहीं करवानी होती है। तो अगर नेगेटिव सेंस का प्रश्न होता तो ये 100% हमारा सही हो जाता। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये देख लीजिए कि प्रश्न में ना, नहीं, ने या कम महत्वपूर्ण या कम प्रभावशाली तो नहीं है। हाँ देखिए, इसमें कम प्रभावशाली दिया है, इसका मतलब नेगेटिव सेंस का ये प्रश्न है। ठीक, तो अब देखिए कह रहा है जो पहली एक्टिविटी है प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। सिर्फ प्रश्नों के उत्तर लिखवाने से बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं होगा, भाषा का अधिगम नहीं होगा या भाषा का कह लीजिए विकास नहीं हो पाएगा। प्रश्नों को उत्तर कहीं ना कहीं बच्चा किताब में से भी देख कर लिख सकता है या ब्लैक बोर्ड पर देख करके भी लिख सकता है, तो उसका यहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब देखिए संवाद अदायगी, कहीं ना कहीं जब हम बच्चे को किसी भी टॉपिक पर या फिर कह लीजिए कि कोई टॉपिक दे देते हैं, बच्चा समूह में कहीं ना कहीं उस चीज़ पे उस रोल को अदा करता है, संवाद करता है। जैसे मैंने दे दिया, नाटक ही दे दिया किसी चीज़ का और बच्चा राम श्याम मोहन सीता गीता का किरदार निभा रहा है, जबकि वो निभाएगा तो कहीं ना कहीं संवाद करेगा। ठीक है, संवाद करने पे कहीं ना कहीं उसकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी। फिर उसके बाद है परिचर्चा करना। परिचर्चा करना भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि हम आज के समाज में जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उन पे वो मुद्दा बच्चों के सामने दे देते हैं और पहले से वो अध्ययन करके आते हैं और कहीं ना कहीं चर्चा परिचर्चा करते हैं। ठीक है, ये भी एक्टिविटी। घटना वर्णन करना, ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है। कहीं ना कहीं अगर कोई भी समाज में घटना हुआ है और बच्चे से हम कह दें कि उसका संक्षिप्त पूर्वक या विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करो, अगर बच्चा वर्णन करता है, आंखों देखी हाल सुनाता है या बताता है, तो उसमें उसकी तार्किक क्षमता का विकास हो रहा है, सृजनशीलता का विकास हो रहा है, रचनात्मकता का विकास हो रहा है और प्रतिभाशाली बच्चा कहीं ना कहीं वो है, तभी ना वो सोच समझ करके घटना का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कम प्रभावशाली, तो ये एक्टिविटी कराने से बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम इसमें भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे अगर कम हटा दे और कह दे सबसे अधिक प्रभावशाली है, तब कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस का प्रश्न हो जाएगा। और पॉजिटिव सेंस के प्रश्न के लिए कौन सा या एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, तो ये डी एक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बच्चा उस घटना का पूरा विस्तार पूर्वक जब वर्णन करता है तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, तभी वो सही ढंग से उसकी व्याख्या कर पा रहा है। प्रश्न को देखिए, आप मत पढ़िए, सीधा इसके एक्टिविटी को देखिए। अगर आप पेडागोजी समझ गए हैं तो मैंने कहा था ना कि बिना प्रश्न को पढ़े भी आप आंसर दे सकते हैं, बशर्ते उसमें ना, ने, नहीं ना हो। तो देखिए इसमें देखिए ना, ने, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। पहला देखिए, बच्चों को संज्ञा का प्रयोग का ज्ञान कराना। से बच्चों को संज्ञा का प्रयोग ज्ञान कराने से बच्चा प्रतिभाशाली नहीं बन पाएगा या फिर भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। बच्चों को सर्वनाम का प्रयोग कराना, सर्वनाम का प्रयोग करना सीख जाएगा तो क्या बच्चा प्रतिभाशाली बन जाएगा। हमको बच्चों को क्या बनाना है, प्रतिभाशाली बनाना है, सृजनशील बनाना है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भाषा का डेवलपमेंट कराना है, और वो क्रिया के प्रयोग कराने से भी कहीं ना कहीं बच्चा प्रतिभाशाली नहीं बन पाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। देखिए विश्लेषण करना दे दिया है, जब बच्चा कहीं ना कहीं छोटे पाठ को कहीं ना कहीं छोटे खंडों में विभाजित करके उसको अध्ययन करता है, सीखता है, या फिर कह लीजिए उसका विस्तार करता है, जब उसको खंड खंड डिवाइड करके वो पढ़ता है ना, और नियमबद्ध तरीके से जब पढ़ता है तो बच्चे का भाषा का विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है वो किसी भी चीज़ को विभाजित करके बहुत गहन अध्ययन कर रहा है, सीख रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रश्न देख लेते हैं कि क्या प्रश्न में क्या कह रहा है। हर व्यक्ति को मैंने यह सच्चाई दिखाई है, वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। उद्देश्य ये कि बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। कहीं ना कहीं जब बच्चा नियमबद्ध तरीके से किसी भी चीज़ों के नेचर के बारे में जान जाता है और उसका विश्लेषण करता है, विश्लेषण करना सीख जाता है, कहीं ना कहीं उसको विभाजित करके एक एक चीज़ों को विस्तार पूर्वक जब वो वर्णन कर लेता है, कहीं ना कहीं उसकी समझ विकसित हो जाती है, चिंतन विकसित हो जाती है, तभी ना कहीं वो विश्लेषण कर पाएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है,
लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सुंदर लेखन का अभ्यास। सिर्फ सुंदर लेखन से अभ्यास से क्या बच्चा प्रतिभाशाली बन पाएगा, क्या सृजनशील बन पाएगा और क्या रचनात्मक बन पाएगा? हमको बनाना क्या है? बच्चे को प्रतिभाशाली बनाना है, सृजनशील बनाना है, रचनात्मक बनाना है। तो सिर्फ लेखनी से कहीं ना कहीं वो, या सुंदर लिखने से वो प्रतिभाशाली नहीं बन पाएगा। मानक वर्तनी का प्रयोग। सिर्फ एक ही मानक वर्तनी का प्रयोग कराने से या मानक वर्तनी कराने से बच्चा कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट, भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, सुनी हुई, पढ़ी हुई और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। देखिए इसमें कहीं ना कहीं इसकी चीज़ें और दिए हुए बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना, इसकी भी चीज़ें ना इसी एक ही ऑप्शन में कह दे रहा है। कहीं ना कहीं कह रहा है सुनी हुई। जब किसी बातों को हम बहुत ध्यानपूर्वक सीखते हैं तो कहीं ना सुनते हैं तो वो अपने आप में हम आत्मसात करते हैं। फिर पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे तो अपनी समझ को विकसित करेंगे। जब समझ को विकसित करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चिंतन की क्षमता डेवलपमेंट हो जाती है। हम अपनी बातों को कहीं ना कहीं दूसरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति भी डेवलपमेंट हो रहा है। अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा ले रहे हैं, बता ले रहे हैं, समझा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे के अंदर ये क्षमता डेवलपमेंट हो जा रही है तो एक लेखन क्षमता का विकास जो होता है या भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चा क्या करे, चीज़ों को पढ़ ले, समझ ले और अपने भाषा में, अपने सहज और स्वाभाविक भाषा में दूसरों तक उसको समझा ले, बता ले, समझा सके। तो उसी को हम वो एक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा कथन काम करेगा? पहला है, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। देखिए कभी भी आप देखे होंगे कि मैंने पहले भी बताया कि कभी भी एक भाषा दूसरे भाषा के लिए बाधक उत्पन्न नहीं करती है। तो हिंदीतर जो भाषाएं होती हैं वो जगह मिलनी चाहिए, कभी भी वो द्वंद्व उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जब कहीं भी विविधतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की बात आ जाए, अनेक तरीके से प्रस्तुत करने की बात आ जाए, या भिन्न भिन्न तरीके से किसी चीज़ को संबोधित करने या बताने की बात कर जाए तो वो एक्टिविटीज़ अच्छी मानी जाती है। ये भी एक्टिविटी अच्छी है। इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमारी सभी भाषाओं को स्थान दिया जाए, कहीं ना कहीं हम जो राज्य की भाषाओं को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम सभी भाषाओं को स्थान दे ही। ठीक है, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। देखिए ये भी एक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे जो अच्छी बेस्ट एक्टिविटी है आपकी वो बी है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। क्योंकि जब हम भाषा को अनेक अवसर देते हैं बच्चे को सीखने के लिए, विविधपूर्ण ढंग से सिखाते हैं, अनेक तरीके से सिखाते हैं, अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। प्रश्न मत पढ़िए, प्रश्न कुछ भी है बिना प्रश्न पढ़े आप प्रश्न को हल करिए। देखिए पहला कह रहा है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना। सिर्फ बच्चे को नियमबद्ध होकर के सिखाना कहीं ना कहीं अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन उतनी भी अच्छी एक्टिविटी नहीं है। नियम के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें और भी चीज़ों को ध्यान में रख करके बताना होता है, जैसे कि हम मातृभाषा का सहयोग करके बच्चे को सिखाएं ना। उसके आगे देखते हैं और भी क्या कह रहा है। बी में कह रहा है शिक्षक की सहायता से बच्चे को पढ़ना सिखाना। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पर कहीं ना कहीं टीचर और छात्र जब दोनों सक्रिय होते हैं और आपस में अंतरक्रिया करते हैं तो बच्चा सबसे अधिक वहीं पे सीखता है जहाँ पर टीचर इन्वॉल्व होता है। क्योंकि जो हमारा बच्चा है वो 5 से लेकर के 15 साल का बच्चा है, और 15 साल का बच्चा जब हम कहीं ना कहीं समूह में सिखाते हैं सीखेगा, लेकिन उतना नहीं सीख पाएगा। हम नियमबद्ध तरीके से भी सिखाएंगे तो बच्चा इतना नियम का जानकार नहीं होता है कि कहीं ना कहीं वो सारे नियमों को ध्यान में रख करके ही सीखे। तो ये भी एक्टिविटी है, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिविटी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब
टीचर रहता है तो समय समय पर जो उसकी समस्याएं होती हैं उसका समस्या का वो समाधान भी कराता है। और जो उसके टीचर्स कहीं ना कहीं अपने शिक्षण सूत्रों का, शिक्षण विधियों का या शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके सिखाता है तो बच्चा वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर के सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। द्रुत गति से मतलब तेज गति से पढ़ना सीख जाना ही क्या भाषा का अधिगम हो पाएगा, क्या भाषा का विकास हो पाएगा? तो सिर्फ तेज गति से पढ़ना, जैसे हम लोग कहानी पढ़ते हैं, डायरी पढ़ते हैं ना, तो ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो बहुत तेज गति से पढ़ते हुए चले जाते हैं, उसका क्या अर्थ है, क्या सेंस है, क्या कह रहा है, ये हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं। सिर्फ हमारा मोटिव होता है कि जो हमारा 6 पेज का दिया हुआ है कोई कहानी, हम उसको सिर्फ तेज गति से पढ़ लें। तो सिर्फ तेज गति से पढ़ने से हमारे अंदर योग्यता का विकास नहीं हो सकता, हाँ पठन की योग्यता का विकास हो सकता है। तो ये भी एक्टिविटी अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं कर सकते हैं। सहपाठियों की सहायता से पढ़ना। देखिए मैंने पहले कहा था कि ग्रुप में जब बच्चा पढ़ता है तो कहीं ना कहीं सीखता है। वो अपने समूह जो चीज़ें नहीं आता है तो समूह के सहपाठी भी बच्चे उसको सिखाते हैं, बताते हैं, तो वो सीखता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर सबसे अधिक पूछ रहा है या पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि जब जहाँ पर बच्चा शिक्षक और कहीं ना कहीं बच्चों जब दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है सबसे अधिक वो वहीं पे सीखता है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब देखिए क्योंकि हमको अगर यहाँ पे अगर देखा जाए बी ऑप्शन आपका नहीं होता, अगर इसमें तब पूछा जाता कि आपका ऑप्शन क्या होगा, तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाता। डी ऑप्शन इसलिए सही हो जाता कि उसके बाद जो बच्चा सीखता है वो अपने सहपाठियों के साथ सीखता है, समूह में सीखता है, ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे सीखता है। अगर ये भी नहीं होता तो कहीं ना कहीं भाषागत की नियमबद्धता के साथ जब बच्चा सीखता है तब सबसे अधिक सीखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये नहीं होता तो ये हो जाता, अगर ये भी नहीं होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतने ही प्रश्नों का हम लोग संगठन लेकर के आए थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे भी जो प्रश्न बच गए हैं आपके, मैं उनको हल करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।